क्लास को क्वेश्चन पूछिए, जो भी प्रॉब्लम है उसमें क्वेश्चन पुट अप कीजिए। जितना भी क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन पूछिए, जो प्रॉब्लम है। हाँ पूछिए। राज्याभिषेक जब कोई राजा बनता है ना, तो उस समय जो राय तिलक लगाया जाता है, प्राचीन भारत में वह पंडित जी द्वारा लगाया जाता था, ठीक है ना। और इस्लाम में मौलवी साहब के द्वारा जो इसका खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव होता था, और क्रिश्चियन ट्रेडिशन में पोप के द्वारा राज्याभिषेक किया जाता था, ठीक है। और बताइए पद सोपान है। मान लीजिए कि आप सबसे ऊपर, उससे नीचे आकाश, उससे नीचे शक्ति, उससे नीचे मैं, तो ये क्या हो गया? सोपानीय व्यवस्था हो गया, एक हायरार्किकल सिस्टम हो गया, ठीक है, सोपानीय व्यवस्था। और बताइए। गुरु बृहस्पति, देखिए कि ये देवताओं का गुरु किनको माना जाता है? बृहस्पति को। और दानवों का गुरु किनको माना जाता है? शुक्र को, ठीक है ना। और बताइए। वर्ण संकर, वर्णाश्रम व्यवस्था मेंटेन कीजिए, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण संकर, एक जाति का विवाह उसी जाति में होना चाहिए। वर्ण संकर मतलब जब एक जाति का विवाह दूसरे जाति में होता है तो उसे जो है कि वर्ण संकर बोला जाता है। और बताइए। जो सभी जगह लागू होता है। इम्पोज करना, लागू करना। यार तुम लोग क्वेश्चन जो पूछ रहे हो ना, तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछो। ये सब आप टर्म का मतलब क्या हो गया? अच्छा चलो ठीक है, पूछो पूछो, कोई बात नहीं, पूछो और पूछो। देखिए क्या अभी वर्तमान विश्व में लोकतंत्र क्या है? सरकार की सामान्य स्वरूप है, ठीक है। नो नो नो, अभी जो है कि इंडिया में भी लोकतंत्र है, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी है। लेकिन प्राचीन काल में जो एक प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में आप देखेंगे कि राजतंत्रीय व्यवस्था सरकार की सामान्य स्वरूप हुआ करती थी। कभी कभी अपवाद है कि वहाँ पर भी प्राचीन काल में भी लोकतंत्रीय व्यवस्था था, जैसे बज्जी जनपद, बज्जी गणराज्य, वहाँ पर लोकतंत्रीय व्यवस्था थी। लेकिन सामान्य स्वरूप क्या था सरकार की? वह राजतंत्रीय व्यवस्था था। कभी कभी दो राजाओं के द्वारा शासन होता था, उनको क्या बोला जाता? द्विराज्य। जब बहुत सारे राजा के बिना शासन, तो उनको क्या बोला जाता था? व्यराज्य। और लोकतंत्रीय व्यवस्था, उनको क्या बोला जाता था? गणराज्य, ठीक है ना। और बताइए, और क्वेश्चन पूछिए। राजा के बिना शासन, वहां पर लिखाया गया होगा आपको। सर ये जो मत्स्य न्याय की अवधारणा है, धर्म एवं दंड की अवधारणा, ये सब क्या अभी वर्तमान में तो लागू हो गई? देखिए कि सभी हमेशा जो है कि धर्म की अवधारणा लागू होती है, दंड की अवधारणा लागू होती है, और हमेशा मत्स्य न्याय भी होता है। मत्स्य न्याय मतलब क्या? नो 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 नो, बातचीत नहीं। मत्स्य न्याय का मतलब होता है अराजकतापूर्ण स्थिति, जहाँ पर कि कानून व्यवस्था ना हो, तो वहाँ पर मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न होती है। जहाँ कानून व्यवस्था ना हो, कानून की शासन ना हो। मान लीजिए कि जैसे अभी मैं आपके क्लासरूम से बाहर चले जाओ, तो फिर जो है कि मत्स्य न्याय हो जाएगा। वहाँ पर आप कोई सकारात्मक काम यानी कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, तो मत्स्य न्याय। मान लीजिए कि मुखर्जी नगर से पुलिस हटा लिया जाए, प्रशासन हटा लिया जाए, तो बड़ा मछली छोटे मछली को खा लेता है ना। उसी तरह मत्स्य न्याय में जो पावरफुल लोग होते हैं वो छोटे छोटे लोगों को बर्बाद कर देते हैं, मार देते हैं, दंडित करते हैं, ठीक। और बताइए, और कोई क्वेश्चन? बहुलवादी, बहुलवादी जैसे कि हमारे यहाँ समाज विभिन्न समूहों में बटा हुआ है, ठीक है। बहुलवादी जैसे कि वर्णाश्रम व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसी तरह अभी देखेंगे बहुत सारे दबाव ग्रुप हैं, प्रेशर ग्रुप है,
तो बहुत सारे समूह है कि ये ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, टीचर्स यूनियन, या इंडिया बहुत धर्मों में बटा हुआ है, बहुत जातियों में बटा हुआ है, बहुत भागों में बटा हुआ है, तो उनको जो है हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह की व्यवस्था को हम बोल देंगे बहुलवादी समाज। ठीक है ना, जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के समूह उपस्थित रहते हैं। और बताइए, और कोई क्वेश्चन बोलिए, कोई क्वेश्चन प्लीज गो हेड। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो आप लोग क्वेश्चन पूछें। चलिए, आपके राहुल, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये इम्पॉर्टेंट था जो मैंने करवाया पिछले क्लास में, और दूसरा जो है कि बीपीएससी मेन एग्ज़ाम के लिए आपका कौटिल्य इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उनके बाद जो है कि आप एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर अगर आप छोड़ देंगे तो चलेगा, लेकिन यूपीएससी में मनु भी है और बौद्ध ट्रेडिशन भी है, तो हम दोनों करवाएंगे। लेकिन आप इनको केवल जो मैंने करवाया है सामान्य विशेषता प्लस कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख लेंगे बीपीएससी के लिए, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय, अरविंदो, ये 4 देख लीजिएगा। आपका उसी में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, आइए हम लोग जो है कि चलते हैं कौटिल्य। कौटिल्य में देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिखेंगे, एक पहिया अकेला नहीं घूम सकता, टिप्पणी करें। लिखेंगे, एक पहिया अकेला नहीं घूम सकता, टिप्पणी करें। या कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित साप्तांग सिद्धांत, या कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित साप्तांग सिद्धांत, साप्तांग सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन करें। साप्तांग सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा के दुख में राजा का दुख सम्मिलित है। प्रजा के दुख में राजा का दुख, प्रजा के सुख में राजा का सुख सन्निहित है, सन्निहित है, टिप्पणी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अमात्य को गवन का, अमात्य को गवन का 40 तरीका ज्ञात है। अमात्य को गवन का 40 तरीका ज्ञात है। नेक्स्ट पॉइंट, षट्गुण्य सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन करें। षट्गुण्य सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन करें। आलोचनात्मक विवेचन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल सिद्धांत पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, कौटिल्य एवं मैकियावेली के मध्य तुलना करें। मैकियावेली के मध्य तुलना करें। मैकियावेली के मध्य तुलना करें। फॉर्मेट बनाइएगा, फॉर्मेट बनाइएगा। पॉइंट ए दीजिएगा परिचय, पॉइंट बी दीजिएगा अर्थशास्त्र की उत्पत्ति एवं क्षेत्र,
की उत्पत्ति एवं क्षेत्र। पॉइंट सी दीजिएगा, साप्तांग सिद्धांत। साप्तांग सिद्धांत, साप्तांग सिद्धांत। यहाँ दीजिएगा राज्य, यहाँ दीजिएगा राजा, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, बल, कोष, मित्र। देख, कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत। जैसे कि आधुनिक राज्य के कितने अंग माने जाते हैं? 4 अंग माने जाते हैं। बल, कोष, मित्र। जैसे कि आधुनिक राज्य के कितने अंग माने जाते हैं? 4 अंग माने जाते हैं। क्या क्या? जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता एवं सरकार। 4 अंग माना जाता है। तो उन्होंने राज्य के कितने अंग माने? 7 अंग। उसी को क्या बोला जाता है? साप्तांग। अगर कभी कभी अष्टांग बोल दिया जाए ना, तब भी जो है कि यही लिखना, साप्तांग थ्योरी। ठीक है ना। तो अष्टांग में एक अंग को और भी सेपरेट कर दिया जाता है, वह पड़ोसी जो है कि आ जाते हैं। नेक्स्ट, डी पॉइंट देना, राज्य का मंडल सिद्धांत। राज्य का डी पॉइंट देना, राज्य का मंडल सिद्धांत। D1 देना, वर्तमान शक्ति संतुलन सिद्धांत। वर्तमान D1 देना, वर्तमान शक्ति संतुलन सिद्धांत के साथ तुलना। वर्तमान शक्ति संतुलन सिद्धांत के साथ तुलना। D2 देना, मैकियावेली के साथ तुलना। मैकियावेली के साथ तुलना। ई पॉइंट देना, षटगुण्य सिद्धांत। षटगुण्य सिद्धांत, 6 फोल्ड पॉलिसी, षटगुण्य सिद्धांत। एफ पॉइंट दीजिएगा, निष्कर्ष। ये आपका फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है। फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा। लिखिएगा परिचय। विभिन्न पश्चिमी विचारकों जैसे मैक्स मूलर और गियर्सन का मानना था कि विभिन्न पश्चिमी विचारक जैसे मैक्स मूलर और गियर्सन का मानना था कि भारतीय चिंतक मुख्य रूप से धर्म एवं दर्शन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उनके अनुसार विश्व के किसी भी दर्शन
में आध्यात्मिक एवं पारलौकिक तत्व, दर्शन में आध्यात्मिक एवं पारलौकिक तत्व उतना प्रखर रूप से देखने को नहीं मिलता, प्रखर रूप से देखने को नहीं मिलता जितना कि भारतीय दर्शन में, जितना कि भारतीय दर्शन में। पैराग्राफ चेंज करेंगे। परंतु डॉक्टर भंडारकर के अनुसार यह कहना अनुचित होगा कि हिंदू विचारक अपना ध्यान अध्यात्म पर, हिंदू विचारक अपना ध्यान केवल अध्यात्म पर केंद्रित किया, केवल अध्यात्म पर केंद्रित किया। उनके अनुसार कौटिल्य धर्म नीति एवं दंड नीति के साथ साथ भौतिकवादी जीवन पद्धति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। उनके अनुसार कौटिल्य ने धर्म नीति एवं दंड नीति के साथ साथ भौतिकवादी जीवन पद्धति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति, भौतिकवादी जीवन पद्धति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति इत्यादि पर भी जोर दिया। पैराग्राफ चेंज करेंगे। कौटिल्य से पूर्व भी दंड नीति एवं अर्थशास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे गए थे। कौटिल्य ने यह माना कि अर्थशास्त्र से पूर्व कम से कम इस पर 4 ग्रंथ लिखा गया, जिसमें
मानस, पराशर, बृहस्पति, एवं अनुशंसा प्रमुख था। महत्वपूर्ण विचारक जिसने राज्य से संबंधित नहीं, महत्वपूर्ण विचारक जिसने राज्य से संबंधित अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, उसमें भारद्वाज, पराशर, पिशून ब्रैकेट में देंगे नारद, कौमपदंती, बात व्याधि, बहुदंती, महेंद्र प्रमुख थे। बात व्याधि, बहुदंती, महेंद्र प्रमुख थे। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। प्रोफेसर यू घोषाल के अनुसार भारतीय राजनीतिक चिंतक ने राजनीतिक चिंतन का मूल स्वरूप प्रस्तुत किया है। राजनीतिक चिंतन का मूल स्वरूप प्रस्तुत किया है। चिंतन का मूल स्वरूप प्रस्तुत किया है। चलो अब डिस्कशन करते हैं। देखो कि पश्चिमी विचारक जैसे मैक्स मूलर है, गियर्सन है, उन्होंने क्या कहा कि विश्व में अध्यात्मवाद का धर्म, अधर्म, नैतिकता, अनैतिकता, इहलोक, परालोक, स्वर्ग, नरक, अध्यात्मवाद के जितना अभिव्यक्ति, जितना विकास भारत में हुआ, उतना विश्व के किसी भी दर्शन में नहीं हुआ। जितना विकास भारत में हुआ, उतना विश्व के किसी भी दर्शन में नहीं हुआ। ठीक है, किसी भी दर्शन में नहीं हुआ। लेकिन पश्चिमी विचारकों का यह भी मानना था कि भारतीय भौतिकवादी चिंतन, यथार्थवाद, राज्य शास्त्र जिससे कि राज्य संचालित होता है, उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ पश्चिमी विचारकों जैसे किपलिंग, मायो ने तो ये भी कह दिया कि भारत म्यूजिशियन, मिस्टिक, महाराजाओं का देश है। मैजिशियन मतलब जादूगरों का, म्यूजिशियन संगीतकारों का, मिस्टिक आध्यात्मिकवाद का, रहस्यवादियों का, और महाराजाओं का देश है। भारतीय हिंदू अनैतिक है और भारतीय मुस्लिम पतित है, लड़ाकू है, अर्थात दोनों साथ साथ नहीं रह सकता। इसलिए विदेशी का शासन भारत में जरूरी है। केवल विदेशी ही भारत पर शासन कर सकता है, अन्यथा दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत सारी साहित्य लिखा गया, जिसमें डॉक्टर भंडारकर की इतिहास, UN घोषाल, भंडारकर,
ये सब एक महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। तो भंडारकर क्या कहते हैं कि भारतीय मनीषी, भारतीय विद्वान न केवल अध्यात्म पर बल्कि दंड पर, धर्म पर, नैतिकता पर, अर्थशास्त्र पर, यथार्थवाद पर, ज्ञान विज्ञान पर भी जोर दिया। और जब हमारे अर्थशास्त्र का विकास हो गया, अर्थशास्त्र की खोज हुई, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर के बारे में हम जाने, गुप्त एम्पायर को जाने, जिनको इंडिया का स्वर्ण युग माना जाता है, तो हम भारतवासियों का आँख खुल गया कि हमारा सिविलाइजेशन इतना महान था, हमारा संस्कृति इतनी महान थी, तो हम गिरे कैसे, हम पतित कैसे हुए, हमारी पतन कैसे हुई। तो उस पर जो है कि हम जोर देने लगे कि हम महान थे, प्राचीन परंपराओं पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा। और इस दौरान के इतिहासकारों ने जो ग्रंथ लिखा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, वह सब कुछ भारत के बारे में अच्छा ही दिखाने लगा कि हमने दशमलव का ज्ञान दिया, हमने यथार्थवाद का ज्ञान दिया। हमारी यहाँ पहली सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ, जिस समय यूरोपियन देश जो है कि नोमैडिक लाइफ लीड करता था, नंगे घूमता था, उस समय हमारी यहाँ शहरी सभ्यता थी। हमने अलजेब्रा का विकास किया, हमने मेडिसिन का विकास किया, हमने भौतिकवाद का विकास किया, चरवाक दर्शन का विकास किया, जो सही था उसको उन्होंने हाईलाइट करने लगे। लेकिन उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, भौतिकवाद, यथार्थवाद में जो बुराई थी उनको हाईलाइट नहीं किए। भारतीय दर्शन में सब कुछ अच्छा नहीं था, प्राचीन भारत में सब कुछ अच्छा नहीं था। प्राचीन भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था थी, जातिवादी व्यवस्था थी, जिसमें एक अपने आप को सुपीरियर कहता था, दूसरा इंफीरियर कहता था। ठीक है ना। महिलाओं की स्थिति अत्यधिक खराब थी, सती व्यवस्था था। ठीक है ना। दास प्रणाली थी, समतामूलक समाज नहीं था। तो हमारे विद्वान जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिख रहे थे, उन्होंने इस तरह की कोई भी बात को हाईलाइट नहीं किया। ठीक है ना। यानी कि क्रिटिसाइज नहीं किया, क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं किया। ठीक है ना। क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं किया, वो केवल एप्रिसिएशन ही किया भारत का, क्योंकि उसको अंग्रेजों को काउंटर करना था। देखिए कि हमारे यहाँ अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र से कम जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी, आप जानते हैं, ये इकोनॉमी से कम जुड़ा हुआ है। ये राज्य व्यवस्था से, अंतर्राष्ट्रीय नीति से, राजनीति विज्ञान से, राज्य प्रशासन से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र से कम जुड़ा हुआ है। और अर्थशास्त्र एक स्कूल का नाम था। अर्थशास्त्र, कौटिल्य क्या कहते हैं कि जो मैं अर्थशास्त्र पर लिख रहा हूँ, उससे पहले अर्थशास्त्र की 4 ग्रंथ लिखी जा चुकी है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। कौटिल्य जो कि अर्थशास्त्र के अंतिम, अर्थशास्त्र स्कूल के अंतिम विचारक थे, लेकिन उसका ग्रंथ मिला तो अर्थशास्त्र की रचयिता कौटिल्य को माना गया। भारत में ज्ञान विज्ञान के अनेक स्कूल था, जैसे कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब स्ट्रीम चलता है ना, उसी तरह ज्ञान विज्ञान के एक विद्वान, उसके अंतर्गत बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में अनुयायी छात्र। जैसे आप रिसर्च करते हैं, एक आपके गाइड होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि रिसर्च करता है। तो आप देखेंगे प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र एक स्कूल था, उसके बहुत सारे विद्वान थे। उसी तरह मानस था, पराशर स्कूल था, बृहस्पति स्कूल था, अनुशंसा स्कूल था, और बहुत बड़े बड़े विचारक भी हुए। जैसे कि आप देखेंगे बृहस्पति, भारद्वाज, नारद, जिसे हम पिशून भी कहते हैं, कौमपदंती, बात व्याधि, ये सब जो कि बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। प्रोफेसर यू घोषाल क्या कहते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने राजनीति का मूल स्वरूप प्रस्तुत किया, मूल स्वरूप, ओरिजिनल फॉर्म प्रस्तुत किया। इनका मतलब ये होता है
देखिए कि जैसे आपने प्लेटो के बारे में पढ़ा, प्लेटो के राज्य के बारे में पढ़ा। प्लेटो ने राज्य संबंधी अनेक अवधारणा दिया। उनके बाद बदलते परिस्थिति परिवेश में हम प्लेटो के आइडिया में काट छांट करते 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 आगे बढ़े। मूल विचारक कौन हुआ? प्लेटो। ठीक है। जैसे कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार किया, वो बहुत ही साधारण एरोप्लेन था। उसके बाद जो हम उनको मॉडिफाई करते करते सोफिस्टिकेशन लाते लाते आज हम सुपरसोनिक फाइटर प्लेन, हाइपरसोनिक फाइटर प्लेन बना लिए। ठीक है ना। लेकिन ओरिजिनल कौन है? मूल कौन है? राइट ब्रदर्स। राइट। उसी तरह भारतीय विचारक UN घोषाल के अनुसार ज्ञान विज्ञान के मूल रचयिता थे। उन्होंने मान लीजिए दशमलव का ज्ञान दिया, पॉइंट का ज्ञान दिया, पाइथागोरस का थ्योरम का ज्ञान दिया, न्यूमेरिक सिस्टम का ज्ञान दिया। उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुआ, आगे बढ़ते गया, लेकिन मूल स्वरूप तो उन्होंने ही प्रस्तुत किया था ना। इसलिए इनको आप मूल विचारक, मूल ऑथर कह सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अब एक बार इस पैराग्राफ को पढ़िए। इसमें अगर कोई भी कॉन्फ्यूजन है, ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है प्राचीन भारतीय चिंतन में। पारलौकिक, अच्छा, कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा मरने के बाद या नरक में जाएगा? बताओ तो। नहीं जाते हो कि जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा, हेवन में जाएगा या हेल में जाएगा? तो ये पारलौकिक ईश्वर हैं या नहीं है, स्वर्ग है या नहीं है, नरक है या नहीं है। ठीक है। भगवान है तो भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान की क्वालिटी क्या होती है, ये सब जो है कि क्या हो गया। ये पृथ्वी की रचना किसने किया, इस ब्रह्मांड की रचना किसने किया? अगर कोई रचना किया तो इनके रचनाकार कौन है? क्या भगवान इनकी रचना की? तो उनका उद्देश्य क्या है? भगवान ने क्यों रचना किया? वह भगवान कैसे दिखते थे? ये सब क्या हो गया? पारलौकिक मामला। ठीक है ना। भगवान कहाँ रहते हैं पता है आपको? आप तो कह रहे हैं दिल में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं स्वर्ग में रहते हैं, कुछ तो कहते हैं वैकुंठ में रहते हैं, कुछ तो कहते हैं कि पैराडाइज में रहते हैं, कुछ हेवन में रहते हैं, कुछ कहते हैं कि जन्नत में रहते हैं। ठीक है। तो आप कहते हैं कि दिल में रहते हैं, बताइए। कुछ लोग तो मंदिर मस्जिद में भी कहते हैं रहते हैं, तो अब रहते कहाँ हैं? ठीक है। तो मैं नहीं जानता इनका आंसर। ठीक है। ये पारलौकिक मैटर है। ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। तो मतलब सर इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इत्यादि पर जोर दिया गया। मतलब क्या चाणक्य के टाइप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन्होंने स्थापित करना शुरू कर दिया था? हाँ, उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध था। चाणक्य पहले विचारक थे, कौटिल्य पहले विचारक थे, विष्णुगुप्त पहले विचारक थे, अजय पहले विचारक थे। सारा उसी का नाम है। ठीक है। कि उन्होंने अखंड भारत की परिकल्पना की थी, संप्रभुता संपन्न राष्ट्रीय राज्य की परिकल्पना उन्होंने ही की थी पहली बार, अखंड भारत। और इसी अखंड भारत के उद्देश्य से उन्होंने घानानंद को हटाया था। ठीक है ना। घानानंद को हटाया था। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था जब अलेक्जेंडर इंडिया पर आक्रमण किया तो वह आकर के घानानंद को कहा कोर्ट में कि मगध भारत की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है और भारत में एक संघीय व्यवस्था की स्थापना होना चाहिए जिसका नेतृत्व मगध करे। इस संघीय प्रणाली का नेतृत्व मगध करे जिससे कि हम अलेक्जेंडर को रोक सकें।